हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शंस के बारे में कुछ चर्चा की थी और हम लोग पहुंच चुके थे 1991 तक। ठीक है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचाते हैं इसको 2019 तक। ठीक, तो हमने देखा कि कैसे 1991 में के 2 साल पहले 1989 से 1991 के बीच में दो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमको देखने को मिलता है, वो भी अधूरा। ठीक है, कुछ समय के लिए वीपी सिंह बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और कुछ समय के लिए बनते हैं चंद्रशेखर। ठीक, तो दोनों का कार्यकाल बहुत ही अल्पकालिक रहा और हम कह सकते हैं कि जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तब तक विकास नहीं हो सकता। और वैसे भी इस समय भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ओके, अब शुरू होते हैं 1991 के चुनाव। जरूरी से चुनाव कराना, चुनाव करवाया गया। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या की गई, ये आप जानते ही हैं, 20 मई को। और जिस वजह से चुनाव को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया और जून में ये चुनाव पूरे होते हैं। और किसी भी दल को हम कह सकते हैं उन दिनों जब चुनाव लड़ा गया था तो पूर्ण बहुमत किसी को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। कांग्रेस इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दैट टाइम, बट आउट ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन अब भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि एक बार फिर से चुनाव कराया जाए ताकि मैंडेट पूरा मिल सके। तो हुआ क्या, सबसे बड़े दल के रूप में जो कांग्रेस स्थापित हुई थी उसको आमंत्रित किया गया कि आप अपनी सरकार बनाइए। प्रधानमंत्री के लिए काफी कह सकते हैं कि डिस्कशन चला होगा उन दिनों, और एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो जब समझ लीजिए कि बस रिटायर होने वाला है, किस कहाँ से, अपने राजनीतिक जीवन से। लेकिन किस्मत कहते हैं इस चीज को, और जो व्यक्ति रिटायरमेंट लेने वाला था पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से, उसको प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है। और ये व्यक्ति थे नन अदर देन हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाई। ठीक, तो इस पीरियड में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके लिए भारत देश आज भी इनका ऋणी है। इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी इनको कहा जाता है। इनके समय के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, तो राव मनमोहन मॉडल जो इंडिया की इकोनॉमी में देखने को मिलता है वो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। और किस प्रकार से इस सरकार ने भारत, जो कि आर्थिक रूप से काफी पिछड़ रहा था, उसको कैसे उबारा और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी लागू करी। तो हम देखते हैं कि पहली बार हम देखते हैं कि एक अल्पसंख्यक सरकार, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो माइनॉरिटी में थी। यहाँ पर माइनॉरिटी से मतलब होता है जिसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पूरे नहीं है, 50% +1 नहीं है, जिससे कि सरकार बनाई जा सके। लेकिन फिर भी अब सरकार बन गई है और देश इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि दोबारा चुनाव कराए जाए, तो सबकी मंजूरी थी कि हाँ ऐसा कर लिया जाए। तो शुरुआत में तो ये सरकार माइनॉरिटी थी, लेकिन बाद में अजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने, अजीत सिंह ने इनको अपना समर्थन दिया और ये सरकार कैसे हो गई, फिर से पूर्ण बहुमत में आ गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये खूबी रही होगी नरसिम्हा राव की कि कैसे इन्होंने बाकी दलों को साथ में लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए और भारत को एक ऐसा बाजार के रूप में स्थापित किया जिससे कि धीरे धीरे ही सही आज इंडिया की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारत एक विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में स्थापित लगभग हो चुका है। और दुनिया भर की निगाहें आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ हैं। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भारत की छवि को और भी तेजी से क्या कर सकते हैं, स्थापित किया है पूरे विश्व के मंच में। ठीक है, तो इस शुरुआत के जो जनक हैं वो माने जाते हैं कौन, पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन 1996 में ये कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर से चुनाव हुए होंगे, चुनाव हुए, लेकिन फिर से क्या हुआ कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई सिवाय बीजेपी के। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, कांग्रेस रही दूसरे नंबर पर। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण बीजेपी को आमंत्रित किया गया होगा कि आप सरकार बनाइए और 14 दिन के अंदर अपनी क्या करिए, अपना बहुमत स्पष्ट कीजिए। तो 14 दिन के लिए बीजेपी सत्ता में आती है और पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम।
बट ओनली फॉर 14 डेज। अब ये वो दिन थे, आपको अच्छी तरह याद होगा यूट्यूब में ये जो उन्होंने भाषण दिया था लास्ट में लोकसभा में, कि किस तरीके से इनको एक वोट की वजह से प्रधानमंत्री पद से हट जाना पड़ा था। तो ये काफी मशहूर इनका कह सकते हैं कि भाषण है जो लोकसभा में दिया गया था, और काफी लोग बहुत ही दिलचस्पी से इनके इन भाषण को सुनते हैं, और किस तरीके से ये सरकार गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक, एक वोट की वजह से क्या हो गया था, इनकी सरकार गिर गई थी। अब क्या, अब किसी न किसी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जनता दल और कई सारी मिली जुली जो सरकार थी बनी, जिसके नेता चुने गए एच डी देवेगौड़ा। कौन बने? एच डी देवेगौड़ा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ओनली फॉर सम टाइम। कुछ ही समय के लिए प्रधानमंत्री रह पाए, 10 से 11 महीने के आसपास, एच डी देवेगौड़ा, 1996 से 1997 के बीच में। तो इनका भी बहुत ही छोटा कार्यकाल हमको देखने को मिला। इसके बाद बनते हैं आई के गुजराल, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल। ठीक, नेशनल फ्रंट के, अर्थात कह सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा के नेता है ये आई के गुजराल। और इस सरकार में ये विदेश मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ये मंत्री थे। ठीक है, तो आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जैसा कि जानते ही हैं कि इस तरीके से जो प्रधानमंत्री बनता है कई प्रकार से सहयोग लेकर, उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। तो एक दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए कि आई के गुजराल के समय में किस दल ने अपना समर्थन वापस लिया था और आई के गुजराल को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, और इसके उपरांत हम देखते हैं 1998 में चुनाव हुए, और फिर कौन बनते हैं प्रधानमंत्री एक बार फिर से? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो कार्यकाल था इनका, ये इसके लिए जाना जाता है कि पोखरण में दूसरा न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, वो इनके समय में हुआ था। ठीक है, कहां पर? पोखरण में। ठीक है, दूसरी बार हम देखते हैं कि किसी प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अब्दुल कलाम, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इस वाले कार्य, उसमें न्यूक्लियर टेस्ट में। 1999 में फिर से चुनाव होते हैं। ठीक, फिर से चुनाव हुए 1999 में, क्योंकि अब ऐसा दौर चल चुका था भारत की राजनीति में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण समर्थन नहीं मिल रहा था। अब सहयोगी गठबंधन, जिसमें दो नाम देखेंगे आप, एनडीए और यूपीए। ठीक है, तो ये है बीजेपी लेड एनडीए और ये है कांग्रेस लेड यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरती चुनाव में 1999 में, 1999 में, और बहुमत प्राप्त करती है। ठीक है, सहयोगियों के रूप से। और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी का पहली बार हम देखते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 5 ईयर टर्म पूरा किया। धीरे धीरे ही सही, हम देखते हैं कि अब स्टेबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश होने लग गई थी इस कॉन्सेप्ट के साथ, डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। ये कह सकते हैं कि अलायंस ने एक अच्छा रास्ता निकाला होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहे कि अलायंस बनाना क्या ये नया कॉन्सेप्ट था इन दिनों, तो इसका जवाब है नहीं। आज़ादी से पहले भी, जब 1937 में, यानी कि 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो कई सारे प्रांतों में ऐसी गठबंधन वाली सरकारें बनी थी। कांग्रेस कई सारी रीजनल पार्टीज का सहयोग लेकर बनाती थी, जैसे कि अवध में बनाया था, और इसी तरीके से बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी आई थी सत्ता में किसी दल का सहयोग लेकर। तो ये कॉन्सेप्ट नया नया नहीं था, लेकिन इतने सालों तक 1952 से लेकर लगभग 1990 तक हम देखते हैं कि कांग्रेस का एक तरफा राज्य था, एक तरफा राज था कह सकते हैं। तो ये मिथक टूटा, और 1991 में हम देखते हैं कि फिर से कुछ समय के लिए ही सही कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, और फिर से 8 साल के लिए गायब हो जाती है। अब आती है 2000, अब चुनाव होते हैं 2004 के। 2004 में फिर से कांग्रेस पे, या कह सकते हैं कि यूपीए पे लोगों का भरोसा फिर से जताया गया, और 2004 में
प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मनमोहन सिंह। फर्स्ट टाइम द सिख प्राइम मिनिस्टर बिकेम, ठीक है ना, पहला प्रधानमंत्री सिख कौन बनता है? मनमोहन सिंह। ये वही मनमोहन सिंह है जो वित्त मंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। तो ये भी एक कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी अलायंस के साथ। तो इसको दो कार्यकाल मिलते हैं, 2004 से लेकर 2009 और फिर 2009 से लेकर 2014 तक। हम देखते हैं कि फिर से कांग्रेस सत्ता में है, पूर्ण बहुमत में है अलायंस के साथ। और हम देखते हैं कि दूसरा जो टर्म है कांग्रेस का, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो कई सारे घोटाले निकल कर आते हैं। कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, इस तरह के कई सारे घोटाले उजागर हुए और कह सकते हैं कि कांग्रेस की छवि खराब हुई, है ना। और लोग भी काफी परेशान हो चुके थे, ऊब चुके थे कह सकते हैं कांग्रेस से। तो एक नई विचारधारा जन्म लेती है, ठीक, 2014 में। और हम देखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक नया विचार रखा होगा उस समय 2014 में, और भारत को एक ऐसा देश स्थापित करने के लिए उन्होंने विचार रखा कि तेजी से हम इसका विकास करेंगे और जो भी खामियां हैं जो पिछले सरकारों ने की थी उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लोगों ने जबरदस्त मैंडेट दिया 2014 में, और हम कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत ही जोर शोर से केंद्र की राजनीति में स्थापित हो गई। और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो 2014 से लेकर 2019 तक हम कह सकते हैं कि बीजेपी का पार्ट 1 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी पारी चल रही है 2019 से लेकर 2024 के बीच में। सेकंड टर्म पूरा कर लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और अब लगभग ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा टर्म भी इनको ही मिलना है। अपने शुरुआती 5 जो साल थे उसमें कई सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और कई सारे कैंपेन शुरू किए गए, जैसे कि जनधन योजना शुरू करी गई थी और मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था। तो इस तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी सरकार, और काफी हद तक हम देखते हैं कि सरकार सफल भी रही। और 2019 में जब और भी अधिक बहुमत में आई, तो इसने कश्मीर वाला जो मुद्दा था 370 आर्टिकल वाला, उसको हटाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। काफी हद तक हम कह सकते हैं कि इस चीज में बीजेपी ने कुछ कड़े कदम उठाए और उसमें सफल भी नजर आई, ठीक है। लेकिन जैसा कि कुछ कमियां तो रही जाती है, जैसे कि महंगाई नहीं कर पाई सरकार कम, रोजगार उतना पैदा नहीं कर पाई जो कर सकती थी। तो हो सकता है कि तीसरे कार्यकाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो वादे भी अपने पूरे करे, ठीक। तो अब हमें इंतजार है किसका? आने वाले इलेक्शंस का। अब देखिए, 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। और मतदान करिए, घरों से निकलिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, व्हाट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और ये सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, पढ़ाई करते रहिए, अखबार भी पढ़िए, न्यूज चैनल्स देखिए। काफी कुछ चीजें चल रही हैं आजकल देश में, बिल्कुल सियासी ड्रामा चल रहा है एक तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।